बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम बीएसएन फिफ्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया था, इसका भी पार्ट 1 हमने पढ़ लिया जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम यही यूनिट 2 कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के। आज भी इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने फैक्टर्स पढ़े थे लास्ट टाइम के, जो फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होती हैं। आज हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की टू टाइप्स होते हैं। ग्रोथ की टू टाइप्स होती हैं। एक फिज़िकल ग्रोथ होता है और दूसरा फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होता है। फिज़िकल ग्रोथ यानी एक बच्चे का हाइट बढ़ना, उसका वेट बढ़ना, उसकी हेड और चेस्ट सर्कमफियरेंस का बढ़ना। और जो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ है वो उसके जो वाइटल साइंस हैं उनका मेच्योर होना, कि वाइटल साइंस की जो जितनी एक ख़ास एज के लिए जितनी उनकी नॉर्मलिटी होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, उसको गेन कर लेना, तो इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। फिज़िकल ग्रोथ में हाइट जो होती है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो बाय बर्थ और बर्थ के बाद उसकी जो हाइट होती है वो 47.5 से लेके 53.75 सेंटीमीटर होती हैं। और उसका जो वेट होता है वो 2.7 से लेके 4 kg इसके दरमियान होता है, इतना वज़न होता है नॉर्मली। उसकी जो हेड सरकमफियरेंस होती है वो 33 to 35 सेंटीमीटर होती है, और जो चेस्ट सरकमफियरेंस होती है वो 29 to 33 सेंटीमीटर होती है। तो वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ, जब एज बढ़ता जाता है तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये बढ़ते जाते हैं, और इस तरह एक बच्चे की ग्रोथ होती जाती है। तो बाय मीन ऑफ हाइट, बाय मीन ऑफ वेट, बाय मीन ऑफ हेड एंड चेस्ट सर्कमफियरेंस जो बच्चा ग्रो करता है इसको हम कहते हैं फिजिकल ग्रोथ। अब बाय मीन ऑफ वाइटल साइन जो बच्चा ग्रो करता है, यानी उसकी वाइटल साइन, जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के बाद एक बच्चे की जो ब्लड प्रेशर होती है वाइटल साइंस में से, वो एवरेज उसकी 75/42 या 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती हैं। और उसकी जो रिस्पायरेटरी रेट होती हैं वो 35 to 60 साइकिल्स पर मिनट होती हैं। पल्स रेट उसकी 120 से लेके 160 बीट पर मिनट होती हैं। और जो टेम्परेचर है वो 36.3 to 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ये क्या होते हैं, वक्त के साथ साथ स्टेबल होते जाते हैं। अब ब्लड प्रेशर को अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, और एक बच्चा जब 10 साल का, 12 साल का हो जाता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 100 से 110, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वो 70 से 75 इतना उसका हो जाता है। इसी तरह अगर हम पल्स रेट को देख ले तो पल्स रेट जो है वो जब एज बढ़ती जाती है तो पल्स रेट स्टेबल होते हैं, और जब एडल्टहुड में चला जाता है एक बच्चा तो फिर उसकी जो पल्स रेट होती है वो 60 to 100 नॉर्मल होती हैं। अब बचपन में, अभी चाइल्डहुड में, पैदाइश के वक्त जब हम देखते हैं तो 120 से लेके 160 बीट पर मिनट होती हैं, यानी ये वक्त के साथ साथ कम होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो इनका जो एक ख़ास एज के लिए इनकी नॉर्मल वैल्यू है उसको गेन करना, स्टेबल बन जाना, तो ये कहलाती हैं फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। अब डेवलपमेंट के टाइप देख ले। डेवलपमेंट के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें मोटर डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है और सोशल डेवलपमेंट है। मोटर डेवलपमेंट क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो इसको थोड़ा डिटेल से समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि एक बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ, उसकी जो बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, और उसकी जो मूव करने की एबिलिटी होती है, टच करने की एबिलिटी होती है, अपने सराउंडिंग में चीज़ों को टच करने की, तो ये जो उसकी एबिलिटीज़ होते हैं, ये उसके बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, उनकी ग्रोथ, इस ये कहलाती है मोटर डेवलपमेंट। एक बच्चा जो होता है उसकी जो मोटर डेवलपमेंट होती है, इसकी टू कैटेगरीज होती हैं। एक को कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स या फाइन मोटर डेवलपमेंट, या दूसरे को कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। यानी फ़ाइन मोटर डेवलपमेंट, उसके जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसा कि अपने हैंड्स को मूव करना, रिस्ट को मूव करना, फिंगर्स को मूव करना, अपने फीट को मूव करना, टोस को मूव करना, लिप्स को मूव करना और टंग को मूव करना, इन सब चीज़ों का स्ट्रॉन्ग होना, तो ये सब कहलाती हैं फ़ाइन मोटर स्किल्स। और ग्रॉस मोटर स्किल्स में ये जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसके मसल्स की, और उन मसल्स की जो कि उस बच्चे को इस एबल बनाए कि वो ट्रेवल कर सके, वो क्रॉक कर सके, वो वॉक कर सके, वो भाग सके, वो जंप कर सके, वो स्किप कर सके। ये सब जो चीज़ें हैं, यानी चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए और बैठने के लिए उसकी जो मसल्स की ग्रोथ होती है, यानी थोड़े बड़े बड़े चीज़ों की जो ग्रोथ होती है, उसकी जो हेड की ग्रोथ होती है, यानी हेड मसल्स की, तो ये कहलाती हैं ग्रोस मोटर स्किल। अब स्टूडेंट्स, जो टिपिकली ये जो मोटर स्किल्स डेवलपमेंट है, तो ये एक सीक्वेंस से होता है, एक ख़ास प्रिडिक्टेबल सीक्वेंसेस का होता है। प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस इस तरह होता है कि ये इनर बॉडी से स्टार्ट होते हैं और फिर जो है वो आउटर बॉडी की तरफ जाते हैं। इनर बॉडी यानी पहले हेड की ग्रोथ होती है, नेक की ग्रोथ होती है, फिर आर्म्स की ग्रोथ होती है, फिर लेग्स की ग्रोथ होती है, और फिर उसके बाद आउटर बॉडी की ग्रोथ स्टार्ट होती है। यानी आउटर बॉडी में जो हैंड्स है, फीट है, जो फिंगर्स है, टोस है, उनकी जो ग्रोथ है वो बाद में स्टार्ट होती है, और पहले ये हेड, नेक, आर्म और लेग्स जो इनर बॉडी कहलाती हैं, इनकी ग्रोथ होती हैं। मोटर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो दूसरे डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, डेवलपमेंटल एरियाज़ हैं, फिज़िकल जो डेवलपमेंट है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, तो इन एरियाज़ के लिए पहले ये ज़रूरी होता है कि मोटर डेवलपमेंट हो। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा जो है वो इस एबल हो जाए कि वो ट्रैवल कर सके, वो चल सके, वॉक कर सके, उसके जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है ये अगर बन जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो बच्चा जो है वो अपने जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लोर कर सकेगा, और अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट को जब एक्सप्लोर कर पाएगा तो तब जाके उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट हो सकती है। अगर वो चल नहीं सकता, अगर ट्रैवल नहीं कर सकता, तो फिर उसको इन्वायरमेंट की एक्सपोजर नहीं होगी, और उसको अगर इन्वायरमेंट की एक्सपोजर नहीं होगी तो फिर उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं होगी। और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त प्रोग्रेस करती है जब एक बच्चा बोले, वो खाए, वो कुछ पिए, उसके जो फाइन मोटर स्किल्स है कि बोल सके, वो जो है कुछ पी सके, कुछ खा सके। तो ये कब होंगे? जब अपने वो एक बच्चा जो है वो किस तरह उसके इमोशनल और सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेंगे? अगर वो खा नहीं सकता, तो खाने के लिए क्या ज़रूरी है? खाने के लिए उसकी टंग की ग्रोथ ज़रूरी है, उसके लिप्स की ग्रोथ ज़रूरी है, उसके माउथ की ग्रोथ ज़रूरी है, और उसके हैंड की ग्रोथ ज़रूरी है कि हैंड में अगर ये एबिलिटी आ जाए कि वो निवाला बनाए और उस निवाले को मुंह तक ले जाए, तो ये एबिलिटी अगर उसकी बन जाएगी, उसकी जो मोटर डेवलपमेंट है वो हो जाएगी, फिर जाके वो एक निवाला खा सकता है, और जब निवाला खाएगा तो फिर उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसके जो जितने भी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट है वो फिर इन तरीक़ों से वो भी प्रोग्रेस कर सकती हैं। अब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को फिगर आउट करते हैं,
ये जो नॉलेज की डेवलपमेंट होती है, स्किल्स की डेवलपमेंट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ये सब जो चीज़ें हैं वो एक बच्चे की सोचने की जो सलाहियत है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत है, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने की जो सलाहियत है, इन सब का जो है वो ग्रो करना, इन सब का मेचुरेशन होना, तो ये कहलाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी पार्ट होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब जो इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट है, तो सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट ये एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। इनका मतलब ये होता है कि एक बच्चा जो है वो किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है कि वो कौन है, वो क्या फ़ील करता है अपने बारे में और अपने इर्द गिर्द जो लोगों को वो देखता है उनके बारे में, और किस तरीके से वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, ये उसकी जो डेवलपमेंट होती है, तो इसको कहते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होना। यानी एक बच्चा जो है वो उसकी डेवलपमेंट इस एबल हो जाए कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स जो है वो कायम कर सके, यानी लोगों के साथ, लोगों को देखे, उनके साथ इंटरेक्ट करे, उसकी वो अपने इमोशंस जो है वो उनको एक्सप्रेस कर सके, उनको मैनेज कर सके। तो वक्त के साथ साथ एक बच्चे में जो इमोशंस होती हैं उनको एक्सप्रेस करना, उनको मैनेज करना वो सीख जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि एक बच्चा जितना छोटा होता है उतने उसके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बातों बातों पे नाराज़ होता है, वो अगर कोई गुस्से से उसकी तरफ देखते भी हैं तो वो रोने लग जाता है या फिर वो खाना नहीं खाता, इस तरीके का वो उसकी बिहेवियर होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो चेंज होती जाती हैं, उसके इमोशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो ये जो बच्चे अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्सप्लोर करते हैं, इंगेज करते हैं, तो ये उनकी सोशल डेवलपमेंट कहलाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज जो है वो प्रीनेटल स्टेज है। प्रीनेटल स्टेज मीन्स के पैदाइश से पहले जब यूट्रस के अंदर बच्चा होता है तो वहाँ पे इसके 2 स्टेजेस होते हैं। एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है। एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉन्सेप्शन से लेके, यानी एक एग के फर्टिलाइजेशन से लेके, जाइगोट के बनने से लेके 8 वीक तक, उस बच्चे के 8 वीक तक हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं, वो उसका एम्ब्रियोनिक लाइफ होता है। और 8 वीक से लेके 40 या 42 वीक जो उसकी नॉर्मल वीक होती हैं। एक बच्चा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, एक बच्चे की जो नॉर्मल एज है, नॉर्मल जो फीटल एज है, वो उसकी वीक जो है वो 40 to 42 वीक्स होती हैं, और एवरेज उसका 39 वीक होता है कि 39 वीक में अक्सर डिलीवरी हो जाती है। लेकिन 40 या 42 वीक के दरमियान हो तो वो भी नॉर्मल होती हैं। लेकिन अगर 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो जाए तो वो प्री मेच्योर डिलीवरी कहलाती है। अब जो फीटल स्टेज है वो 8 वीक से लेके 40 या 42 वीक तक की जो स्टेज होती है ये फीटल स्टेज कहलाती है। इन्फेंसी में नियोनेट होता है और इन्फेंट होता है। तो नियोनेट बर्थ से लेके जो 1 मंथ का बच्चा होता है, बर्थ से लेके 1 मंथ तक, इसको हम नियोनेट कहते हैं। और नियोनेट में भी एक जो है वो एर्ली नियोनेट और एक लेट नियोनेट होता है। एर्ली नियोनेट हम पैदाइश के फर्स्ट डे से लेके 7 डेज़ तक उसको एर्ली नियोनेट कहते हैं, और 7 डेज़ से लेके 28 डे तक या 30 डे यानी 1 मंथ के पूरे होने तक फिर उसको हम लेट नियोनेट कहते हैं। इसके बाद इन्फेंसी है। 1 मंथ से लेके 1 ईयर के एंड तक हम बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, वो उसकी इन्फेंसी पीरियड होती हैं। और एयरली चाइल्डहुड में टॉडलर्स और प्री स्कूल ईयर है। टोटलर्स 1 to 3 ईयर्स के बच्चों को हम टोटलर्स कहते हैं, और प्री स्कूल जो एज होती है वो 3 to 6 ईयर होती है। मिडिल चाइल्डहुड में स्कूल एज 6 to 12 ईयर्स होती हैं। लेट चाइल्डहुड में एडोलेसेंट है जो कि 13 ईयर्स टू अप्रोक्सीमेटली 18 ईयर्स, यानी 13 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक ये लेट चाइल्डहुड की एडोलेसेंस स्टेज होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी स्टेजेस हैं
इनको आपने ज़बानी याद करना है, इससे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। आपसे बहुत सी जगहों पे इनके बारे में पूछा भी जा सकता है, तो इसने आपने ये जो स्लाइड है इसको बिल्कुल वो रट्टा लगा के इसको बिल्कुल याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्टेज है न्यूबॉर्न स्टेज, तो न्यूबॉर्न स्टेज इज़ द फर्स्ट 4 वीक्स और फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। यानी न्यूबॉर्न स्टेज कौन सी स्टेज होती हैं, तो ये जो फर्स्ट 4 वीक्स होते हैं या फर्स्ट मंथ होती है लाइफ की, इसको हम न्यूबॉर्न स्टेज भी कहते हैं। इट इज़ ए ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम द इंट्रायूटराइन लाइफ टू द एक्स्ट्रायूटराइन लाइफ। इसमें ट्रांजिशन होती हैं। ट्रांजिशन मीन्स कि इसमें चेंजेस आती हैं, एक स्टेट से बच्चा दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, यानी इंट्रायूटराइन लाइफ से वो चेंज होता है, उसकी जो ट्रांजिशन हो जाती है एक्स्ट्रायूटराइन इन्वायरमेंट में। यानी पैदाइश के बाद वो जब यूट्रस से बाहर आ जाता है तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रायूटराइन इन्वायरमेंट। नॉर्मल न्यूबर्न इन्फेंट की जो फिज़िकल ग्रोथ होती है उसमें उसके वेट का बता रहा है कि वेट जो है वो 2.7 से लेके 4 kg तक उसकी नॉर्मल वेट होती है। वेट लॉस 5% to 10% बाय 3 to 4 days आफ्टर बर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना लाजमी है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। नॉर्मली क्या होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते वक्त हम उसकी जो वेट चेक करते हैं तो उसकी वेट 2.7 से लेके 4 kg तक होता है। अगर 2.5 kg है तो भी नॉर्मल तस्वुर की जाती है, लेकिन 2.5 से जब कम होती है तो वो लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। तो ये जो वज़न होती है चाहे जितनी भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा अभी पैदा हुआ है और उसका जो वेट है वो 2.7 kg है। अब क्या होगा कि 3-4 दिन बाद उस बच्चे का जो वज़न है वो 5 to 10% कम हो जाएगा। और फिर जब उस बच्चे के 10 दिन पूरे हो जाएंगे, पैदाइश के बाद 10 दिन पूरे हो जाएंगे, तो 10 दिन में जब हम दोबारा चेक करेंगे तो वो जो 3 to 4 वज़न कम हुआ था 3-4 दिनों के बाद, वो दोबारा से गेन हो जाएगा। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के वजूहात होते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा जब होता है तो वो उसकी म्यूकोनियम एक सब्सटेंस होती है, जेली लाइक सब्सटेंस, स्टूल कह सकते हैं आप, लेकिन वो खुराक वाली स्टूल नहीं होती। वो इंट्रायूटराइन लाइफ में बच्चे ने जो कुछ कंज्यूम किया होता है, जो कुछ उसने इंजेस्ट किया होता है, तो वो उनसे बना हुआ और इंटेस्टिनल सिक्रीशन से बना हुआ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो उसकी रिमूवल हो जाती हैं, यूरिन की रिमूवल हो जाती हैं। और दूसरी बात ये कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो उसको जितने अमाउंट में खुराक की ज़रूरत है तो उतने अमाउंट में उसको मिल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है तो उसको ख़ुद अपने मुंह से खुराक लेनी होती है। वो यूट्रस में तो प्लेसेंटा के थ्रू उसको मिल रही होती हैं और फिक्स अमाउंट में जितना उसको चाहिए उतना मिल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है तो अपने मौत से अपने लिए अपने मुंह से खुराक लेनी होती है, तो उसका छोटा सा मुंह होता है, उससे वो इतने अमाउंट में खुराक नहीं ले सकता जितनी कि उसकी बॉडी को चाहिए होती है। तो इसलिए क्या होता है कि वो सही से इंटेक नहीं करता, इनसफिशिएंट इंटेक उसकी होती है, तो इसीलिए ये उसका वज़न जो है वो 3-4 दिनों में 5 to 10% कम हो जाती है। और फिर वक्त के साथ साथ वो स्टार्ट कर लेता है, वो अब सही से खुराक ले भी सकता है। तो फिर उसकी वज़न जो है वो 10 दिनों के बाद दोबारा से उसकी जो पैदाइश के वक्त जो 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 भी वज़न थी वो दोबारा से उसको गेन हो जाती हैं। यानी उसने जो जो वज़न लॉस किया था तो वो वज़न दोबारा से गेन कर लेता है। गेन 3/4 kg बाय द एंड ऑफ 1 मंथ। अगर उसकी जो फर्स्ट मंथ है वो पूरा हो जाए और आप उस फर्स्ट मंथ के पूरे होने पे चेक करें तो बच्चा जो है वो 3-4 इतना kg यानी 3 to 4 kg जो है वो वज़न गेन कर लेता है। वेट
They lose 5 to 10% of weight by 3 to 4 days after birth as a result ऑफ। देखिए वो जो वेट लॉस है उसकी रिजल्ट का बता रहा है। विदड्रॉवल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द मदर। अब देखिए कि जब वो यूट्रस में होता है तो उसके मदर्स से उसको जो हार्मोनल सप्लाई है वो मिल रही होती है, लेकिन जब वो पैदा होता है तो उसके खुद के ग्लैंड्स काम स्टार्ट कर देते हैं, उसके खुद के अंदर हार्मोन्स बनना स्टार्ट होती हैं, तो वो इतने अमाउंट में नहीं होती जितना कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में थी, तो इसीलिए उसकी वज़न कम होती है। लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स वगैरह हैं उनकी लॉस हो जाती हैं, यानी उसके बॉडी पे लगे हुए मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड्स, इन सब की लॉस हो जाती हैं। पैसेज ऑफ म्यूकोनियम फीसिस एंड यूरिन। अब देखिए म्यूकोनियम का मैंने आप लोगों को बताया कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है म्यूकोनियम। ये जो न्यूबॉर्न होता है उसकी फ़र्स्ट स्टूल होती है, उसकी जो फर्स्ट स्टूल होती है वो म्यूकोनियम कहलाती है। ये एक स्टिकी थिक जेली लाइक सब्सटेंस होती हैं जो कि कलर में भी ग्रीन होती है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो कि ड्यूरिंग द यूटराइन लाइफ बच्चे ने जो इंजेस्ट की होती हैं। तो इसमें एपिथेलियल सेल्स होती हैं, म्यूकस होती है, एमनियोटिक फ्लूइड होती है, बाइल होती है और वाटर होती है। तो इस किस्म का एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको म्यूकेनियम कहते हैं। तो इसकी लॉस हो जाती है और यूरिन की भी लॉस होती है, और लिमिटेड फूड इंटेक होता है, यानी इन सब वो अपने लिए सफिशिएंट फूड जो है वो इंटेक नहीं कर सकता। इन वजूहात की वजह से उसकी 5 to 10% वेट कम हो जाती है। हाइट देख लिए। अब हाइट का ये है कि नॉर्मल जो रेंज है बोथ फीमेल और मेल्स के लिए, तो वो 47.5 से लेके 53.75 सेंटीमीटर नॉर्मल होती है। बॉयज़ के लिए जो एवरेज होती है वो 50 सेंटीमीटर है, और जो गर्ल्स के लिए एवरेज होती है हाइट वो 49 सेंटीमीटर है। तो ये नॉर्मल हाइट होती है पैदाइश के वक्त। हेड सरकमफियरेंस 33 to 35 सेंटीमीटर होती है। हेड 1/4 होता है टोटल बॉडी लेंथ की, यानी एक बच्चे की अगर टोटल बॉडी लेंथ जो है वो उसकी टोटल बॉडी के 4 हिस्से बन सकते हैं, तो उसमें एक हिस्सा जो होता है वो उसका हेड होता है। स्कल हैज़ 2 fontanelles एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। स्कल में 2 fontanelles होती हैं, एक एंटीरियर fontanelle और एक पोस्टीरियर fontanelle। Anterior fontanelle, diamond in shape, the junction of the sagittal, corneal and frontal sutures form it। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लें कि जो जो कोरोनल जो सुचर्स है ये कोरोनल सुचर्स कहलाती हैं, ये वाले जो है ये कोरोनल सुचर्स कहलाती हैं। ये एंटीरियर जो फॉन्टेनल है इसको देख ले, ये कोरोनल सुचर, और जो फ्रंटल सुचर है और जो सेजिटल सुचर है, तो इनसे बना हुआ ये कोरोनल सुचर है, पूरा इस साइड से भी इस साइड से भी आया हुआ है, ये फ्रंटल सुचर है, और ये जो है सेजिटल सुचर है। तो इनसे इनकी आपस में कनेक्शन से बना हुआ एक फॉन्टेनल होता है, और ये बिल्कुल डायमंड शेप में होता है, तो इसको कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल। बिटवीन 2 फ्रंटल एंड 2 पेराइटल बोन, ये 2 फ्रंटल पेराइटल बोन है, एक फ्रंटल पेराइटल बोन, दूसरा फ्रंटल पेराइटल बोन, और फिर जो है वो एक पोस्टीरियर पेराइटल बोन, और ये भी जो है वो पोस्टीरियर पेराइटल बोन है, तो इनके दरमियान ये होता है। सॉरी स्टूडेंट्स में लिखा है कि बिटवीन 2 फ्रंटल एंड 2 पेराइटल बोन, तो ये यहाँ पे ये फ्रंटल बोन है, ये एक फ्रंटल बोन, ये दूसरा फ्रंटल बोन, और ये एक पेराइटल बोन और ये दूसरा पेराइटल बोन, तो इनके दरमियान ये होता है, इसका बता रहा है। 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ। इसकी जो लेंथ होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर है, और विड्थ इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। इट क्लोजेज एट 12 to 18 मंथ ऑफ एज। जब बच्चा 12 to 18 साल का हो जाता है, महीने का हो जाता है, तो फिर ये फॉन्टेनल क्लोज हो जाती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये नॉर्मल है कि ये जो एंटीरियर फॉन्टेनल है ये क्लोज हो जाती हैं 12 to 18 मंथ्स में। अगर एक बच्चा जो है वो 20 मंथ्स का है, 22 मंथ्स का है, और उसका ये जो फॉन्टेनल है वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ, तो फिर
क्या होता है कि ये कोई एबनॉर्मलिटी होती है, उसमें कोई हार्मोनल डिफिशिएंसी हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको पहले से ये नॉर्मल पता है कि 12 to 18 मंथ में इसने क्लोज़ होना है और अब तक ये क्लोज़ नहीं हुआ है, कि इसके 20 मंथ्स हो चुके हैं या 19 या 22 मंथ्स हो चुके हैं, तो फिर आप तलाश करते हो कि इसके पीछे एबनॉर्मलिटी क्या है। इस तरीके से आप वो एबनॉर्मलिटी जो है वो रूल आउट कर लेते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। पोस्टीरियर फॉन्टेनल की जो शेप है वो ट्रायंगुलर होती है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रखें इंटीरियर फॉन्टेनल में कि इंटीरियर फॉन्टेनल की जो शेप है वो डायमंड शेप होती है और इंटीरियर फॉन्टेनल 12 to 18 मंथ में क्लोज होती है। तो इससे एमसीक्यू ज़रूर बन सकती है। अब देखिए यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है ये ट्रायंगुलर शेप की होती है और ये जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ ऑफ एज, तो फर्स्ट मंथ के एंड में एक महीना पूरा हो जाए तो उसके एंड में ये क्लोज हो जाती हैं। और ये कब बनती है, किसके जो कॉम्बिनेशन है उससे बनती है, तो लिखा है कि लोकेटेड बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड टू पेराइटल बोन्स। ये ऑक्सीपिटल बोन है जो बिल्कुल नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये ऑक्सीपिटल बोन है और ये एक पेराइटल बोन और ये दूसरा पेराइटल बोन। तो टू पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान ये ट्रायंगुलर शेप का फॉन्टेनल होता है और एक महीने जब बच्चे के पूरे हो जाते हैं तो फिर ये क्लोज हो जाती है। अब आपने ये जो ट्रायंगुलर शेप वाली बात है ये आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए। चेस्ट सर्कमफियरेंस। अब देखिए चेस्ट सर्कमफियरेंस ये 30.5 to 33 सेंटीमीटर होती हैं, यूजुअली 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सर्कमफियरेंस। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स के ट्रंक जो होती हैं वो छोटी होती हैं पैदाइश के वक्त एज़ कम्पेयर टू हेड। पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बहुत सारे रीजंस भी मैंने आप लोगों को बताए थे। तो ये 29 to 33 सेंटीमीटर होती है यूजुअली जब हम क्लिनिकल में इसको देखते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी में 30.5 to 33 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो ये आपने याद रखनी है। अब फिजियोलॉजिकल ग्रोथ देख लें। वाइटल साइंस की नॉर्मल वैल्यूज़ दी गई है कि टेम्परेचर 36.3 to 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल होती है, पल्स 120 to 160 बीट पर मिनट नॉर्मल होती है, रिस्पिरेशन 35 to 50 साइकिल्स पर मिनट नॉर्मल होती हैं। और आप जब टेम्परेचर चेक करते हो बच्चों में तो रेक्टल रूट जो है वो सबसे जो है वो रिलिएबल रूट होती है, क्योंकि एक्सिलरी जो है ये एक्सिलरी इतनी इसकी रिज़ल्ट सही नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती। और जो ओरल होता है वो कंट्राइंडिकेटेड है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, क्योंकि वो अगर उसके दांत निकल आए हैं तो वो थर्मोमीटर को काट सकता है अपने दांतों से। तो इसी वजह से रेक्टल रूट जो है वो सबसे एक्यूरेट रूट है। रिस्पायरेशन की नॉर्मल वेरिएशंस दी गई हैं कि 30 to 60 रिस्पायरेशन पर मिनट, एवरेज इसका 40 रिस्पायरेशन पर मिनट है, ये आपने याद रखनी है। हार्ट रेट तो वही बात कि इपिकली हम पल्स चेक करते हैं बच्चों में हम पल्स जो है वो इपिकल पल्स चेक करते हैं, वही एक्यूरेट वैल्यू हमें उसकी मिल सकती है। नॉर्मल वैल्यूज़ 100 to 160 बीट पर मिनट है। जब बच्चा सो रहा होगा स्लीपिंग के दौरान 100 होगी और जब बच्चा रो रहा होगा, क्राई कर रहा होगा, तो उस टाइम 160 होगी। टेम्परेचर 90.0 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होती हैं, यानी 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रेक्टल टेम्परेचर और एक्सिलरी की भी वैल्यू दी गई है कि एक्सिलरी की जो वैल्यू है वो कितनी नॉर्मल होती है। तो ये सब आपने याद करने हैं स्टूडेंट्स, इससे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ब्लड प्रेशर बच्चों में 75/42 एवरेज होती है, सिस्टोलिक 60 to 80 mmHg इसकी रेंज होती है और डायस्टोलिक 40 to 50 mmHg इसकी रेंज होती है। यहाँ पे वाइटल साइंस के लिए स्टिमुलेशन ये कर रहा है, स्कल्टेशन कर रहा है, पल्सेस की पल्पेशन कर रहा है पल्सेस की। तो पल्पेशन इतनी एक्यूरेट नहीं है बच्चों में बस एपिकल पल्स जो है वो ऑस्टोस्कोप जो स्कल्टेशन है उसके थ्रू ली जाती है और टेम्परेचर के लिए एक्यूरेट रूट जो है वो रेक्टल है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई एपगार स्कोरिंग की।
तो जो एप्गार स्कोरिंग है, इसमें जो एप्गार है, ए का मतलब है अपीयरेंस, पी का मतलब है पल्सेस, जी का मतलब है ग्रेमस, ए का मतलब है एक्टिविटी और आर का मतलब है रिस्पायरेशन। ये एक क्विक असेसमेंट टूल होती हैं। सिर्फ बर्थ के टाइम हम ये टूल यूज़ कर सकते हैं। ये एक असेसमेंट टूल है बच्चों के लिए, तो सिर्फ बर्थ के टाइम हम बच्चों में ये एप्गार स्कोरिंग करते हैं। एप्गार स्कोरिंग की जो टोटल स्कोर होती हैं, टोटल फुल जो इसकी स्कोरिंग होती हैं वो 10 है। अगर इसकी वैल्यू 5 to 7 आ जाए तो हम कहते हैं कि बच्चे में माइल्ड एबनॉर्मेलिटी है। अगर 3 to 5 आ जाए हम कहते हैं कि मॉडरेट एबनॉर्मेलिटी है। और अगर लेस देन 3 आ जाए तो हम कहते हैं कि सीवियर एबनॉर्मेलिटी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो इसकी असेसमेंट का जो तरीका होता है वो हम 1 मिनट के लिए भी कर सकते हैं एप्गार स्कोरिंग, और 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। पहले हम 1 मिनट के लिए करते हैं। अगर 1 मिनट के लिए हम एप्गार स्कोरिंग करते हैं और इसकी वैल्यू नॉर्मल आती है, 7 से 8 से ज़्यादा स्कोर बच्चा ले लेता है, तो फिर इसके बाद हमें कोई 5 मिनट की एप्गार स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ज़्यादातर इस तरह होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जब हम 1 मिनट के लिए जल्दी से उनकी एप्गार स्कोरिंग करते हैं तो वो फुल मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जब पैदा होते तो वो स्लेजिश होते हैं और कुछ देर बाद यानी 5 मिनट बाद फिर वो थोड़ा जो है हरकत स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए जो बच्चे 1 मिनट के लिए हम करते हैं तो उसमें अगर बच्चों का स्कोरिंग कम आ रहा है तो हम 5 मिनट के लिए दोबारा से करते हैं और फिर वो वैल्यू हम देखते हैं। अब देखिए कि जो फर्स्ट वन अपीयरेंस है, उसमें हम क्या करते हैं, अपीयरेंस में हम बॉडी कलर को देखते हैं। अगर एक बच्चे की बॉडी कलर बिल्कुल पिंक है तो ये नॉर्मल होती है, हम उस बच्चे को 2 स्कोर देते हैं। यानी पूरा बॉडी अगर पिंक होता है, पिंक कलर का, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और इसको हम 2 स्कोर देते हैं। अगर बच्चे की जो ट्रंक है वो पिंक है और उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो ब्लू है या पेल है, तो फिर हम समझते हैं कि कुछ जो है वो सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, तो इसको हम 1 स्कोर देते हैं। और अगर बच्चे की फुल बॉडी ब्लू है या पेल है तो फिर इसको हम 0 स्कोर करते हैं। इसके बाद जो पल्सेस है, तो पल्सेस का ये है कि एक बच्चे के पल्सेस हम इपिकल चेक करते हैं। अगर एक बच्चे के पल्सेस 100 से अबाव है तो ये नॉर्मल है, हम उसको 2 स्कोर देते हैं। अगर 100 से कम है तो हम इसको 1 स्कोर देते हैं। अगर पल्सेस नहीं हमें सुनाई दे रहे तो फिर हम उसको 0 स्कोर देते हैं। और तीसरे नंबर पे ग्रेमेस हैं। ग्रेमेस का मतलब है जो रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी होती है, यानी हम बच्चे की रिएक्शन को देखते हैं। हम कोई स्टिमुलस दे देते हैं बच्चे को और उस स्टिमुलस से रिलेटेड उस बच्चे की हम रिस्पॉन्स देखते हैं कि बच्चा जो है वो उस स्टिमुलस के लिए किस तरह रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बच्चे को थोड़ा सा माइल्ड पिंच दे देते हैं और या फिर हम इस तरह करते हैं कि अक्सर क्लिनिकल पे हम एनजी ट्यूब उठाते हैं और एनजी ट्यूब बच्चे के नाक के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, जेंटली इंसर्ट करते हैं। तो अगर वो बच्चा रोता है, स्ट्रॉन्गली वो क्राई करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चा रिएक्शन दे रहा है उस स्टिमुलस को, उस एनजी ट्यूब के इंजर्शंस को वो पसंद नहीं कर रहा और वो रिएक्शन दे रहा है। और अगर क्राई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्गली रिएक्ट कर रहा है इस चीज़ पे। तो इसका ये जो स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करना है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है रिएक्ट करने की, हमें इस तरह मालूम होती है। हम और उसको क्या देते हैं, 2 स्कोर देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता है। और अगर वो बच्चा क्राई नहीं करता लेकिन सिर्फ वो खफा होता है, उसके चेहरे पे सैडनेस शो होती है, व्रिंकल्स बन जाते हैं, क्राई नहीं करता सिर्फ व्रिंकल्स बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा रिस्पोंड कर रहा है, वो इस स्टिमुलेशन के लिए रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें पोटेंशियल कम है। तो इसीलिए हम उस बच्चे की पोटेंशियलिटी ये कम होने की वजह से उसको 1 स्कोर करते हैं। और अगर वो बच्चा
ना रोता है और ना उसके चेहरे पे कोई रिंकल्स शो होती हैं, ये तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको 0 मार्क्स देते हैं, यानी 0 स्कोर करते हैं। फोर्थ नंबर पे एक्टिविटी है, जो फोर्थ नंबर वाला ए है उसका मतलब है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो अगर उसकी बॉडी में फुली फ्लेक्शन हो रही है, उसकी लेग्स की, उसके आर्म्स की और फुली एक्सटेंशन भी हो रही है, बच्चा एक्टिव स्पॉन्टेनियस मूवमेंट अगर कर रहा है, रैंडम मोशन अगर कर रहा है, तो इसको हम 2 मार्क्स देते हैं। अगर बच्चे में सिर्फ सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्शन या सम सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन हो रही है और वो एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम 1 स्कोर करते हैं। और अगर मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है, बच्चा फ्लैसिड है, पैरालाइज है, तो इसको हम 0 स्कोर करते हैं। 5 नंबर पे रिस्पायरेशन है। तो स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन का ये है कि आफ्टर द बर्थ जो 60 मिनट्स होते हैं बच्चे के, फर्स्ट 60 सेकेंड्स, सॉरी, जो फर्स्ट मिनट होता है यानी 60 सेकेंड होती हैं बच्चे की, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस तस्वुर की जाती है उस बच्चे के लिए। डेंजरस इस सेंस में कि वो बच्चा जो है वो जब यूट्रस में था तो वो ख़ुद से इन्हेलेशन नहीं कर रहा था, उसकी सांस लेने की एबिलिटी नहीं थी। अब वो जब पैदा होता है तो उसके लंग्स खुल जाते हैं और वो सांस लेता है। जैसे ही वो सांस लेता है तो जो मिलियंस ऑफ एयर सैक्स है वो ओपन हो जाते हैं और उसमें हवा भर जाती है। तो वो जो मिलियंस ऑफ एयर सैक ओपन होते हैं और उसमें हवा भर जाती है, तो इस ट्रांजिशन की वजह से वो बच्चा रोता है। जितना बच्चा ज़्यादा रोता है, स्ट्रोंगली क्राई करता है पैदा होने के बाद, तो उतनी आसानी से ये सेक जो है वो खुल जाते हैं, एयर सेक, और उसमें हवा भर जाती है। तो बच्चा जितना ज़्यादा क्राई करेगा, फुली क्राई करेगा, स्ट्रोंगली क्राई करेगा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है उसकी रिस्पायरेशन, उसको हम 2 स्कोर करेंगे। अगर बच्चा नहीं रोता है और उसको अगर हम देखें तो उसके अपर चेस्ट जो है उस पर अगर इरेगुलर मूवमेंट हो रही है, शैलो मूवमेंट, तो फिर उसको हम 1 स्कोर करते हैं। क्योंकि बच्चे की जो ब्रीथिंग होती है, तो वो ब्रीथिंग उस एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है बच्चों की। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो सही से रो रहा है तो फिर जब हम चेक करते हैं तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग उसकी हो रही है, डीप ब्रीथिंग। लेकिन अगर वो रो नहीं रहा है तो हमें शो होती है कि उसकी जो अपर चेस्ट है उस पर इरेगुलर मूवमेंट होती है, यानी शैलो ब्रीथिंग उसकी हो रही है। तो फिर इसको हम 1 स्कोर करते हैं। और अगर मूवमेंट नहीं हो रही है, ब्रीथिंग नज़र नहीं आ रही है, तो फिर इसको हम 0 स्कोर करते हैं। तो यही एबगार स्कोरिंग है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। ये 1 मिनट असेसमेंट है। 1 मिनट में अगर बच्चा जो है वो 6 मार्क ले रहा है, तो वो 5 मिनट असेसमेंट में फिर 10 मार्क ले सकता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो स्टार्ट में थोड़े स्लेजिश होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो स्टार्ट में ही 10 मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे स्टार्ट में स्लेजिश होते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद जब हम आराम से असेसमेंट करते हैं तो फिर वो ठीक हो सकते हैं, वो 10 मार्क ले सकते हैं। और ये वही चीज़ें हैं कि हार्ट रेट हम देखते हैं, एब्सेंट हो तो 0 मार्क्स देते हैं, लेस देन 100 हो तो 1 मार्क, और ओवर देन 100 हो तो 2 मार्क। ये सब मैंने आप लोगों को समझाई हुई है। ये चार्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। एबगार स्कोरिंग का लिखा है कि एबगार स्कोरिंग जो है वो, उसमें हम रिस्पायरेशन को रेट देते हैं। रिस्पायरेशन में हम क्राइंग को देखते हैं, रिफ्लेक्सेस में हम इरिटेबिलिटी को देखते हैं, पल्स में हम हार्ट रेट को देखते हैं, और स्किन कलर को हम देखते हैं अपीयरेंस में, और एक्सट्रीमिटीज़ के कलर को देखते हैं, और मसल टोन को हम देखते हैं एक्टिविटी में कि उसकी मसल टोन कैसी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सेंसेस स्टार्ट हो गए, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। सेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है समझ आ गई हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपना कन्फ्यूजन आप डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।